नमस्कार, वेलकम टू इनसाइड स्टडी फोरम। तो आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे यूपीटीटी 2021 का क्वेश्चन पेपर और इसमें हम 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और बाकी के वीडियोस में फिर बाकी क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड आउट सब्जेक्ट, यानी आपको एक सेंटेंस में सब्जेक्ट को फाइंड करना है। कौन सब्जेक्ट है? देखिए, सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट का तात्पर्य होता है कि किसी भी सेंटेंस में जो कार्य करता है वो सब्जेक्ट होता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लेकर समझें, जैसे सपोज ही वर्क्स हार्ड, इसका मतलब क्या है कि ही वर्क्स हार्ड, ठीक है, वह कठोर परिश्रम करता है। अब इसका मतलब यहाँ पे कौन करता है? आखिरकार कोई तो होगा जो कठोर परिश्रम करेगा, तो कौन है? तो यहाँ पर ही, वह करता है ना, ही करता है। तो अगर यहाँ पे हम राम की बात कर लें या श्याम की, सीता की, तो कोई भी हो, चाहे नाउन हो या फिर प्रोनाउन हो, ठीक है, वो हम उसको सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे जो कार्य करता है। तो अगर हम इस सेंटेंस में देखें कि द ब्यूटीफुल रेनबो सून फेडेड अवे, इसका मतलब एक सुंदर इंद्रधनुष अभी हाल ही में गायब हो गया है। तो किसकी बात हो रही है यहाँ पे? तो यहाँ पे बात हो रही है द ब्यूटीफुल रेनबो की, यही हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? द ब्यूटीफुल रेनबो। तो ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। यहाँ पे आपको एक पोयम दी गई है और पोयम को पढ़ करके उसमें फिर कुछ क्वेश्चंस होंगे, उनको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इस पोयम को पढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक, द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लेक। तो यहाँ पे फ्लेक को आपको ध्यान रखना, क्योंकि फ्लेक से क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। अब यहाँ पे दो वर्ड हैं, डीप और कीप, इन्हीं से क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं ताकि एक बेटर आइडिया, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाए। तो क्वेश्चन 2 जो पूछा गया उस पोयम से वो ये है कि द वर्ड डीप एंड कीप एज गिवन द पोयम, यानी कविता में जो ये वर्ड दिए गए हैं, शब्द दिए गए हैं डीप और कीप, ये एक्चुअली है क्या? क्या ये सिमिली है या मेटाफर है या फिर राइमिंग वर्ड्स हैं या फिर एलिट्रेटिव है? अब देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इस क्वेश्चन से हमको इम्पॉर्टेंट एक क्लू इन्फॉर्मेशन मिलती है। वो ये है कि आपको फिगर ऑफ स्पीच प्रिपेयर करना है, ठीक है, क्योंकि पिछले वाले एग्ज़ाम में यानी 2021 में जो लीक पेपर हुआ था, हम उसकी बात कर रहे हैं, उसमें फिगर ऑफ स्पीच से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो इस बार पेपर जो दोबारा होने वाला है, इसमें डेफिनेटली उम्मीद है कि कोई क्वेश्चन फिगर ऑफ स्पीच से आ जाएगा। तो आप लोग डेफिनेटली सिमिली, मेटाफर, इन सबको अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। अगर टाइम मिलेगा तो मैं डेफिनेटली वीडियो के माध्यम से प्रिपेयर करा दूंगा। तो इसमें देखिए, इसमें बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें एक जैसे साउंड करने वाले वर्ड दिए गए हैं, डीप एंड कीप, ठीक है। ऐसे वर्ड्स जिनका उच्चारण, जिनको जब हम बोलते हैं तो साउंड जो होता है, ध्वनि जो होती है, वो एक जैसी निकलती है, तो उनको हम कहते हैं राइमिंग वर्ड्स। तो बेसिकली वो राइमिंग वर्ड्स होते हैं। अगर एग्जाम्पल लेकर के और हम समझें कुछ, जैसे सेट और मैट, तो सेट मैट, ठीक है, जैसे रॉक मॉक, इस तरीके के जो वर्ड हैं, सेट मैट, रॉक मॉक, डीप और कीप, तो ये क्या है? एक जैसी ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं, इसीलिए राइमिंग वर्ड्स ये कहलाते हैं। तो आप लोग डेफिनेटली फिगर ऑफ स्पीच को प्रिपेयर कर लेंगे, क्योंकि आने वाले एग्जाम में मुझे आशा है क्वेश्चन वहाँ से बन सकता है। तो हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया है इस पोयम से। तो 3rd क्वेश्चन पूछा गया है, जो फ्लेक है इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। तो अब आने वाले एग्जाम में भी डेफिनेटली पोएम आएगी या कोई पैराग्राफ आएगा, तो वहाँ से भी क्वेश्चन पूछेंगे, तो आप लोग प्रिपेयर कर लें। फ्लेक का अगर हम मीनिंग देखें तो फ्लेक का जो वास्तविक अर्थ है वो क्या है? अ स्मॉल थिन पीस ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज़ का एक छोटा सा पतला सा टुकड़ा, ये होता है फ्लेक का मतलब। और ऑप्शन में अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है स्मॉल थिन पीस, ठीक है, ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज़ का एक छोटा पतला सा टुकड़ा। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 ही करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर 1 में, यहाँ पे ड्रॉप्स ऑफ रेन की बात कर रहे हैं
और पोएम के अंदर ऐसा कोई क्लू नहीं दिया गया है कि जहाँ पर ड्रॉप्स ऑफ रेन की बात ऐसे कुछ अगर नहीं करी गई है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट। ठीक है, अगर पहला वाला इनकरेक्ट है तो जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर तीसरा वाला भी इनकरेक्ट होगा, क्योंकि इसमें भी पहला वाला है, तो इसीलिए ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, एक चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे कि कोई भी पोएम पढ़ते समय आप लोग अपना अंडरस्टैंडिंग उसके अंदर नहीं इंट्रोड्यूस करेंगे, यानी जो भी पोएम के अंदर चीज़ें दी गई हैं केवल उसी को पढ़ करके आप उसी से मीनिंग निकालेंगे, अपना कुछ बाहर से अर्थ उसमें नहीं ऐड करेंगे, अदरवाइज जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसमें फिर गलती के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इसमें आपको एक सेंटेंस दिया गया है और उस सेंटेंस में आपको टेंस फाइंड करना है कि कौन सा टेंस है। तो ये तो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, क्योंकि जॉनी विल बी, आप केवल विल बी देख करके समझ जाएंगे कि यहाँ पे किस टेंस की बात हो रही है। क्या पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है? नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस होता तो यहाँ पे वॉज या फिर वर की बात होती। क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? नहीं। अगर होता तो यहाँ पे एस या फिर ईएस की बात होती। क्या फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है? यस डेफिनेटली, क्योंकि इसमें यहाँ पे विल बी की बात हुई है। अगर शैल भी होता तब भी यहाँ पे क्या होता? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस ही होता। क्या यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात हुई है? यानी यहाँ पे क्या हैज़ या फिर हैव की थोड़ी बात हुई है। तो ये इसका आंसर करेक्टली क्या होगा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। ये तो बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें बोला गया है कि आपको एक वर्ड दिया गया है, उस वर्ड में आपको सफिक्स ऐड करके उसको प्लूरल बनाना है। वर्ड है मेमेंटो। इसका मतलब क्या है? इसका अगर हिंदी में देखें तो इसका मतलब होता है स्मृति चिन्ह। यानी जब भी कभी भी किसी भी डिफेंस पर्सन को या कभी भी स्कूल कॉलेज वगैरह में जो प्राइज़ वगैरह मिलता है तो उसमें एक तरीके से मेमेंटो मिलता है, स्मृति चिन्ह मिलता है, जिसको घर में हम रखते हैं, ट्रॉफी टाइप का हो सकता है। तो इस टाइप से अभी इसको हमको बनाना है प्लूरल। ठीक है, यह तो सिंगुलर है, इसको हमको बनाना है प्लूरल। अगर हम इसमें मेमेंटो में अगर हम ऐड कर देंगे आईएस तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें हम ऐड करेंगे वाईएस तब भी नहीं सही होगा। अगर इसमें हम ऐड करेंगे ईएस तो ये बन जाएगा प्लूरल। तो इसका जो सही आंसर है वो है ईएस। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाएंगे, तो आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और देखते हैं कि उसमें क्या पूछा गया है। इसमें आपको करेक्टली फिल करना है प्रीपोजिशन को। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? प्रीपोजिशन, इसका मतलब दो शब्दों से मिलकर के बना है, प्री और पोजीशन। ठीक है, प्री का मतलब क्या होता है? पहले, और पोजीशन का मतलब क्या होता है? स्थिति। यानी किसी चीज़ की स्थिति से पहले। किस चीज़ की स्थिति से पहले? या तो नाउन या फिर प्रोनाउन। ठीक है, इनसे पहले आमतौर पर हम यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन को। अगर आपको नाउन प्रोनाउन नहीं पता है तो मैंने वीडियोस बनाए हैं, आप लोग उसमें से इसको स्टडी कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, फिलहाल इसमें इसका आंसर देखते हैं। अब यहाँ बोला गया है कि नीदर ही इज़ सॉरी डैश हिज फादर। तो हम सब जानते हैं कि नीदर के साथ में हमेशा कौन सी प्रीपोजिशन लगती है? नॉर लगती है। ठीक है, तो नीदर यहाँ पे क्या आएगा? नॉर। नीदर नॉर हिज फादर। ठीक है, नीदर ही इज सॉरी नॉर हिज फादर। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाता है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और देखते हैं 7 में क्या पूछा गया। तो 7 के अंदर भी आपको करेक्ट प्रीपोजिशन फिट करना है। इसमें क्या बोला गया है कि आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू डैश योर एग्ज़ाम रिजल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन होगा। यहाँ पे जो सही है प्रीपोजिशन वो ऑन यूज़ होगी, ऑन योर एग्ज़ाम रिजल्ट। तो मैंने एक वीडियो बनाया है प्रीपोजिशन पे, वहाँ पर मैंने विस्तार से डिस्कस किया है ऑन के बारे में, इन के बारे में और ऐट के बारे में, कि कहाँ कहाँ पर ऑन इन ऐट लगते हैं। ठीक है, अगर मैं थोड़ी आपको बताना चाहूँ यहाँ पे इस वीडियो में कि इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है। देखिए, इनका इस्तेमाल आमतौर पर कहाँ पे होता है? किसी भी इनक्लोज्ड, ठीक है, किसी भी इनक्लोज्ड स्पेस के, स्पेस में अगर हम बात करेंगे या प्लेस की अगर बात करें, जैसे सपोज इनक्लोज्ड का मतलब होता है किसी बंद, अगर कोई एक बंद कमरा है, ठीक, उस कमरे के अंदर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तो हम क्या कहेंगे? ही इज़ सिटिंग इन द रूम, यानी वह कमरे में बैठा हुआ है। ठीक है, एक बंद कमरा है, बैठा हुआ। अगर कोई कार है, मान लेते हैं कार है, ठीक, इस कार के अंदर कोई बैठा हुआ है, तब भी हम क्या बोलेंगे?
कि ही इज़ इन द कार, यानी वह कार के अंदर है, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर कोई इनक्लोज्ड स्पेस है तो वहाँ पे हम हमेशा यूज़ करते हैं इनको। अगर हम इनके लिए दूसरा समझें, दूसरा किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इनका यूज़ हम करते हैं किसी बड़े स्पेस के लिए। सपोज जैसे अगर हमको डिस्कस करना है कि ही लिव्स इन दिल्ली, ठीक है, तो दिल्ली क्या है, एक बड़ा शहर है, एक बड़ी जगह है, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इन, यानी ही लिव्स इन दिल्ली। अब यहाँ पे हम एट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे कि ही लिव्स एट दिल्ली, नहीं। अगर हम ऐसा बोलेंगे, अगर हमको किसी छोटी चीज़ को यूज़ करते हुए बड़े चीज़ तक पहुँचना है तो हम एट का और इन का इस्तेमाल करेंगे। सपोज जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ कि ही लिव्स एट आवास विकास इन हरदोई, ठीक है, यानी जहाँ भी आवास विकास है तो हमने क्या देखा कि ही लिव्स एट आवास विकास, वह हरदोई में, क्योंकि हरदोई बड़ा शहर है, बड़े स्थान की हम बात कर रहे हैं, उसमें फिर एक छोटा सा स्थान है आवास विकास, वहाँ वो रहता है। तो इस तरीके से हम डिस्कस कर सकते हैं। ऐसे मैंने सारे इंपॉर्टेंट जो भी ऑन है, ऑन का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, खासकर सरफेस के लिए करते हैं, ठीक है, यानी अगर कोई सरफेस की हम बात कर रहे हैं, सतह की हम बात कर रहे हैं, कोई चीज़ सरफेस के ऊपर रखी हुई है, तो हम वहाँ पे फिर क्या यूज़ करते हैं, ऑन का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने डिस्कस किया है। तो आने वाले वीडियोस में हम कुछ और इम्पोर्टेंट इस तरीके से जो प्रीपोजिशन है उनकी डिस्कस कर लेंगे। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो इस क्वेश्चन नंबर 8 में ये एक्चुअली क्वेश्चन है हमारा इंग्लिश का पेडागोजी से। तो यहाँ पूछा गया है कि इन विच मेथड, यानी किस मेथड में क्लासरूम इंटरेक्शन वॉज कंडक्टेड एक्सक्लूसिवली इन द टारगेट लैंग्वेज। इसका मतलब क्या है कि एक क्लासरूम है, उसके अंदर इंटरेक्शन हो रहा है, स्टूडेंट्स का आपस में बातें कर रहे हैं, और वो एक टारगेट लैंग्वेज है, यानी दी गई एक टारगेट भाषा है। या हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा गया है, जैसे द टीचर इन द इंग्लिश मीडियम स्कूल, एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है, उसके अंदर टीचर है जो यूजुअली क्या करती है, बच्चों को पढ़ाती है, ठीक है। तो वो किस मेथड का इस्तेमाल करती है। एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो वहाँ पर हिंदी अलाउ होगी क्या, नहीं। अब जाहिर सी बात है, अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो वहाँ पर इंग्लिश में ही चीज़ें डिस्कस होंगी। सपोज मान लेते हैं वहाँ पे सब्जेक्ट इंग्लिश होगा, तो इंग्लिश को ऐसा तो नहीं करेंगे कि इंग्लिश में कोई चीज़ लिखी हुई है उसको हम फिर हिंदी में ट्रांसलेट करके उसका उत्तर देना ही करेंगे ना। तो हम उसी भाषा में उसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी इंग्लिश में कोई पैराग्राफ दिया गया होगा तो उसको इंग्लिश में ही जो है सिंपल शब्दों में इंग्लिश में बताया जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या हम द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का यूज़ करेंगे, नहीं करेंगे। दूसरा क्या है, बाइलिंगुअल, अगर हम हिंदी का इस्तेमाल कर रहे हैं, इंग्लिश दोनों का कर रहे हैं तो बाइलिंगुअल होगा, ऐसा करेंगे क्या, नहीं करेंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर 4 वाला ऑटोमेटिक नहीं होगा, बचा क्या, डायरेक्ट मेथड होगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि डायरेक्ट मेथड को हम कहते हैं नेचुरल मेथड। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, अगर आपसे पूछे कि नेचुरल मेथड टीचिंग का क्या है, तो डायरेक्ट मेथड है, जिसमें हम जो टारगेट लैंग्वेज होती है हम उसी में टीच करते हैं, ठीक है। ना तो हम उसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, ना ही किसी नेटिव लैंग्वेज के अंदर किसी दूसरी भाषा में उसको हम अनुवाद करेंगे, हम केवल इंग्लिश टू इंग्लिश ही बात करेंगे। तो वो डायरेक्ट मेथड, यानी डायरेक्टली किसी भाषा को सीखने का प्रयास करते हैं तो वो डायरेक्ट मेथड कहलाता है। तो डिस्कस करते हैं इसके आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करी गई है, एक आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया, उसमें आपको एप्रोप्रिएट फिल करना है प्रीपोजिशन। आप देख सकते हैं कि प्रीपोजिशन से अभी हमने 10 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और इसमें कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं जो प्रीपोजिशन से हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है प्रीपोजिशन, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो में मैं कम से कम 10 से 20 क्वेश्चन करा दूं प्रैक्टिस जो प्रीपोजिशन के होंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा बढ़िया हो जाए। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तो डेफिनेटली मैं कमेंट पढ़ूंगा। अगर मुझे लगेगा कि मैक्सिमम लोग चाहते हैं तो फिर मैं ऐसा करूंगा। तो इसमें लिखा हुआ है कि द मैन कैरीड अ सूटकेस, एक व्यक्ति एक सूटकेस को कैरी करता है, ढोता है। अब यहाँ पे स्पेस है, फिर है हिज हेड। तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, उसका हेड जो है वो एक तरीके से सरफेस है, क्या है, उसका जो खोपड़ी है, उसका जो हेड है एक तरीके से सरफेस है, एक सतह है। तो उसके ऊपर हम क्या यूज़ करेंगे, ऑन का इस्तेमाल करेंगे, यानी द मैन कैरीड अ सूटकेस ऑन हिज हेड, ठीक है। एट का इस्तेमाल नहीं होगा, इन का नहीं होगा, क्या सर के अंदर थोड़ी करता है तो इन का इस्तेमाल हो। बाई का इस्तेमाल के द्वारा थोड़ी होता है, के द्वारा
नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट 10। इसमें आपको आर्टिकल की बात करी गई है। क्या बोला गया है कि फिल इन द ब्लैंक सुटेबल आर्टिकल, आपको आर्टिकल फिल करना है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि यस्टरडे स्पेस यूरोपियन कॉल्ड एट माय होटल। ठीक है, अब यहाँ पे स्टडे की बात कर रही है कि यस्टरडे यानी पिछले दिन एक यूरोपियन ने अपने होटल में बुलाया। अब यहाँ पे हम देखिए, आर्टिकल को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो वॉवेल्स होते हैं, जो कॉन्सोनेंट होते हैं, अगर आपको उनके बारे में ज्ञान है तभी आप क्वेश्चन सही कर पाएंगे। यहाँ पे लेकिन इस वीडियो में ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा आपको मैं, क्योंकि फिर इतना टाइम नहीं है। अलग से अगर मुझे लगेगा तो मैं डेफिनेटली आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। अब यहाँ पे आप देखिए यूरोपियन, AEIOU, ठीक है, दीज आर द वॉवेल्स, ये वॉवेल हैं। अगर कोई भी ऐसा वर्ड लिखा हुआ है जो साउंड कर रहा है इन वॉवेल्स के जैसा, तब वहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे किस चीज़ का, एन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगर वो साउंड नहीं कर रहा है इन वॉवेल्स के जैसा तो हम वहाँ पे ए का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे आपको दिख तो रहा होगा यूरोपियन में ई है, जो एक क्या है, वॉवेल है। यहाँ पे भी है ना AEIOU, ई, लेकिन अगर उसको साउंड करें तो ये क्या लिखा हुआ है, यूरोपियन। ठीक है, यूरोपियन, तो यहाँ पे यू की तरह साउंड हो रहा है, साउंड ई की तरह नहीं हो रहा है, यहाँ पे साउंड हो रहा है यू की तरह। इसीलिए यहाँ पे हम एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है, दा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पे हम ए लगाएंगे। तो यहाँ पे आंसर सही क्या होगा, यस्टरडे अ यूरोपियन। तो इस तरीके से आर्टिकल में बहुत कन्फ्यूज़न भी बच्चों को होता है, तो आप लोग अगर बताएंगे तो मैं डेफिनेटली कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम लोग कर लेंगे आर्टिकल्स को लेकर के। तो आज के वीडियो में यहीं तक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। आप लोग सब्सक्राइब करें चैनल को नहीं किया है तो, और शेयर डेफिनेटली करें ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को लाभ हो।